नमस्ते। एक शब्द है फेमिनिज्म यानी नारीवाद। हम सब ने सुना है ना? इस पर बातें भी बहुत होती हैं, बहस भी खूब होती है, लेकिन उतनी ही ज्यादा इस पर गलतफहमियां भी हैं। तो आज सोचा कि क्यों ना इस विषय को परत दर परत खोल कर देखा जाए, एकदम शुरू से। तो सवाल सीधा सा है कि आखिर इस शब्द फेमिनिज्म का मतलब है क्या। सुनने में तो ये बड़ा आसान सवाल लगता है, लेकिन जवाब उतना सीधा है नहीं। क्योंकि देखिए, हर किसी के लिए इसके मायने थोड़े अलग हो सकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इसकी एक साफ सुथरी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी चर्चा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम फेमिनिज्म की परिभाषा जानेंगे, फिर इसके इतिहास को देखेंगे जिसे वेव्स यानी लहरों में समझा जाता है। इसके बाद इंटरसेक्शनैलिटी के ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि फेमिनिज्म के अंदर भी कितनी अलग-अलग थ्योरीज हैं, और आखिर में इस पर बात होगी कि क्यों इसे एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर नारीवाद है क्या? क्योंकि देखिए, जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे तब तक इसकी शाखाओं को, मतलब इसके इतिहास और इस पर होने वाली बहसों को समझना मुश्किल होगा। अगर हम इसकी किताबी परिभाषा पर जाएं, तो फेमिनिज्म असल में कई तरह के आंदोलनों, सिद्धांतों और दर्शनों का एक कलेक्शन है। और इन सब का मकसद सिर्फ एक है: समाज में, अर्थव्यवस्था में, निजी जिंदगी में और राजनीति में हर जगह स्त्री पुरुष के बीच बराबरी हासिल करना। यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, बात बराबरी की हो रही है, किसी को किसी से बेहतर बनाने की नहीं। मतलब अगर पूरी बात को बस एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, यही वो कोर आइडिया है जो फेमिनिज्म के हर रूप को आपस में जोड़ता है, कि लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको बराबर के अधिकार मिले, बराबर के मौके मिले। सिंपल। अच्छा, अब फेमिनिज्म को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फेमिनिस्ट थियरी के मुताबिक जिस सिस्टम को फेमिनिज्म चैलेंज करता है उसे पेट्रियार्की या पितृसत्ता कहते हैं। ये एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा है जिसमें पुरुषों का दबदबा होता है और महिलाओं को शोषण और दमन का सामना करना पड़ता है। तो असल जिंदगी में पितृसत्ता का मतलब क्या होता है? ये कोट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा समाज ही कुछ इस तरह से बना है जिसमें पुरुषों के नज़रिए को, उनके विशेषाधिकारों को, मतलब प्रिविलेज को प्राथमिकता दी जाती है, और इस वजह से महिलाओं को एक सिस्टमैटिक तरीके से नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात, लेकिन ये जो आइडिया है ये हमेशा से एक जैसा नहीं था। वक्त के साथ इसमें भी बदलाव आए, ये इवॉल्व हुआ। तो चलिए अब इसका इतिहास देखते हैं। फेमिनिज्म के इतिहास को ना अक्सर वेव्स यानी लहरों में बांटकर समझा जाता है। कह सकते हैं जैसे किसी कहानी के अलग अलग चैप्टर्स हों। देखिए, जो पहली लहर थी उसका मेन फोकस था कानूनी और राजनीतिक हक दिलाना, जैसे वोट देने का अधिकार। फिर आई दूसरी लहर, इसने समाज और कल्चर में जो असमानताएं थीं उन पर ध्यान दिया, जैसे काम की जगह पर भेदभाव या रिप्रोडक्टिव राइट्स। इसके बाद आई तीसरी लहर, जिसने डाइवर्सिटी और आइडेंटिटी यानी पहचान की बात की। और आज की तारीख में जो चल रहा है उसे चौथी लहर कहते हैं, जिसका फोकस टेक्नोलॉजी और इंटरसेक्शनैलिटी पर है। और अभी-अभी हमने चौथी लहर में एक शब्द सुना, इंटरसेक्शनैलिटी। आज के फेमिनिज्म को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि असमानता का मुद्दा कितना कॉम्प्लेक्स, कितना जटिल हो सकता है। तो ये इंटरसेक्शनैलिटी है क्या चीज़? देखिए, ये थ्योरी मानती है कि किसी इंसान को जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता है वो सिर्फ उसके जेंडर की वजह से नहीं होता, बल्कि उसकी पहचान के कई हिस्से, जैसे उसकी जाति, उसका क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या कोई डिसेबिलिटी, ये सब आपस में मिलकर उसके अनुभव को तय करते हैं। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक अमीर सवर्ण महिला है और दूसरी तरफ एक गरीब दलित महिला। अब दोनों ही महिला होने की वजह से भेदभाव का सामना कर सकती हैं, लेकिन उनकी जाति और उनके क्लास की वजह से दोनों के अनुभव और उनके रास्ते में आने वाली मुश्किलें एकदम अलग होंगी। इंटरसेक्शनैलिटी हमें इसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करती है। अच्छा, अब एक और बड़ी दिलचस्प बात, ये समझना बहुत जरूरी है कि फेमिनिज्म कोई एक पत्थर की लकीर वाली विचारधारा नहीं है। ये एक बड़े से छाते की तरह है, जिसके नीचे बराबरी का लक्ष्य पाने के लिए कई अलग अलग नजरिए और सिद्धांत एक साथ आते हैं।
चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक है लिबरल फेमिनिज्म। ये कहता है कि जो सिस्टम अभी है उसी के अंदर रहकर कानूनी सुधारों से बदलाव लाया जाए। वहीं दूसरी तरफ है रैडिकल फेमिनिज्म, जो मानता है कि सिर्फ कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, इस पितृसत्ता वाले पूरे सिस्टम को ही जड़ से उखाड़ना होगा। फिर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, जो महिलाओं के शोषण को कैपिटलिज्म से जोड़कर देखता है। और ब्लैक फेमिनिज्म जैसे सिद्धांतों मेनस्ट्रीम फेमिनिज्म की ही आलोचना करते हैं, ये कहते हुए कि इसने अक्सर रेस और जाति जैसे जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज किया है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। देखिए, फेमिनिज्म एक ऐसा आंदोलन है जिसका इतिहास में बहुत जबरदस्त असर रहा है, लेकिन इसका मिशन आज भी अधूरा है। ये एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। अगर हम इसकी बड़ी कामयाबियों की बात करें तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार, रिप्रोडक्टिव राइट्स, जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा, ये सब इसी आंदोलन की देन है। और ये सिर्फ कुछ जीतें नहीं थीं, इन चीज़ों ने हमारी आज की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि फिर ये आंदोलन आज भी क्यों जरूरी है? इसके समर्थकों का मानना है क्योंकि पूरी तरह से बराबरी वो अभी भी एक दूर की कौड़ी है। काम इसलिए जारी है क्योंकि मंजिल अभी मिली नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं कि एक सच में बराबरी वाला समाज, एक समतावादी समाज आखिर दिखता कैसा होगा? ये सवाल ही इस पूरे आंदोलन का आखिरी लक्ष्य है, और ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि एक बेहतर और इंसाफ पर आधारित दुनिया का मतलब असल में हो क्या सकता है।